तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो आपको लास्ट यूनिट दी हुई है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, तो यहाँ पे इसने बताया कि जो भी हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं उन केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है या जो रेट है, ठीक है, कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी स्टडी, और जो फैक्टर्स जो क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे अपना इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आता है, जो मैकेनिज़्म है कि रिएक्शन किस तरह प्रोसीड कर रही है, तो इन सभी की जो स्टडी है वो किसके अंदर आएगी, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो केमिकल काइनेटिक्स को आप डिफाइन कैसे करोगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म वाई विच द रेट इज़ प्रोसीड। ठीक है, तो उसकी जो स्टडी आती है वो आती है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसने बताया है कि जो केमिकल रिएक्शन है ये 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक तो वो होती है जो बहुत फर्स्टली होती है, वेरी फर्स्ट रिएक्शन। कौन सी, वेरी फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड से होती है। सेकंड वाली कौन सी है, जो मॉडरेट स्पीड में होती है, ना फर्स्ट होती है और ना स्लो होती है। ठीक है, तो वो होती है मॉडरेट स्पीड की रिएक्शन। ठीक है, और जो थर्ड वन है वो है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अपने को दे रखी है वेरी फर्स्ट रिएक्शन। वेरी फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल अपने को दिए है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन। ठीक है, जैसे ही आप इसको मिक्स करोगे क्या होगा, इंस्टेनियसली एकदम क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी और हमें मिलेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, या फिर आप एसिड बेस की रिएक्शन देख सकते हो, जैसे HCl प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। ये भी वेरी फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें हमें क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसी तरह बेरियम सल्फेट और HCl की रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, तो मॉडरेट स्पीड के अंदर कौन सी होगी, जो रिएक्शन ना तो बहुत ज़्यादा स्पीडली होती है और ना ही स्लोली होती है, बीच की स्पीड की होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेटली। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। क्या दे रखा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो इसका जो हाइड्रोलाइसिस होता है एसिड की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा एसिड, ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो ये क्या है, मॉडरेटली स्पीड की रिएक्शन है। इसी तरह जो सुक्रोज है उसका हाइड्रोलाइसिस भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसका भी जो हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक है मॉडरेटली स्पीड की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरह कई तरह की रिएक्शन अपने को देखने को मिलेगी। तो वेरी स्लो रिएक्शन में अपने को दे रखा है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका कॉमन एग्जाम्पल है। और वैसे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब बिजली चमकती है ना, तो उस टाइम वो आपस में रिएक्शन करके जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है वो क्या आएगी, वेरी स्लो रिएक्शन के अंदर आएगी। समझ में आ गया। तो ये 3 टाइप्स की केमिकल रिएक्शनें दे रखी हैं। तो यहाँ पे एक रीज़न या एक कंसेप्ट निकल के आता है कि आपने यहाँ पे 3 टाइप्स की रिएक्शन देखी। एक तो वो रिएक्शनें जो बहुत स्पीड से होती है, एक बहुत स्लो होती है, और एक जो मॉडरेटली स्पीड के अंदर होती है। ठीक है, तो इनमें इतना डिफरेंस क्यों है, जो ये रेट जो अपने को देखने को मिल रही है ये डिफरेंट क्यों है, तो इसके पीछे रीज़न है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट डिफरेंट रेट। ठीक है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि जितनी भी जो रिएक्शनें होती है उनके अंदर क्या है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी और जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के लिए डिफरेंट अपने को मिलेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रीज़न यही है, क्या, ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन कह दो या बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी कह दो, डिसोसिएशन एनर्जी एंड
एनर्जी रिलीज आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। जो बॉन्ड बनेगा तो उसके बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जी के अंदर जो डिफरेंस होने के कारण जितनी भी जो रिएक्शन है वो क्या है, अपने को डिफरेंट रेट से देखने को मिलती है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जो देखो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने को दिया है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अपने को बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो इसने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है कि कंसंट्रेशन के अंदर जब चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप कह सकते हो कि सिंपल फॉर्म में कि चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब क्या होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी उसके अंदर जो अपने को चेंज देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे क्या, रेट किसके इक्वल होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। सिंपल फॉर्म के अंदर जो हमारे पास रेट का फार्मूला होगा वो यही होगा। यहीं से हम क्या कर लेंगे, यूनिट निकाल लेंगे इसकी, क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर यानी मोलरिटी की टर्म में लेंगे। ठीक है, तो यानी कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई मोल पर लीटर और टाइम नीचे आ गया। ठीक है, सेकंड में लेंगे, अगर सेकंड में है तो सेकंड में, मिनट में है तो मिनट में, हावर्स में है तो हावर्स में लेंगे। तो ये क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये अपने को मिल गई रेट की। अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे तो क्या होगा, हमें पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है और यहाँ पे हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो हमें पता है जैसे जैसे टाइम निकलेगा, टाइम पास होगा, वैसे वैसे जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो रिएक्टेंट की टर्म में हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपसे रेट पूछी जाए तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया। तो अगर ये कहता है कि मान ले कि रिएक्टेंट की जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, R1 थी, किस टाइम पे, यहाँ पे 0 टाइम मानो, ये आ गया T1। ठीक है, और कुछ टाइम बाद में जब उसको नोट किया गया तो जो उसकी जो कंसंट्रेशन है यानी T2 टाइम पे अपने को कितनी मिली, R2। ठीक है, तो यानी हमें पता है कि R1 की कंपेयर में R2 हमेशा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो ये डिक्रीज है ना, इसको शो करने के लिए हम आगे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो हमेशा प्लस में आएगी, जबकि इनका जो डिफरेंस अगर आप देखोगे या रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। समझ में आया। ठीक है, तो यानी ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर अपने को क्या दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, ठीक है, अगर प्रोडक्ट की आप टाइम के साथ कंसंट्रेशन देखोगे तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आया। तो क्या होगा, हमें पता है कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे
ठीक है। तो प्रोडक्ट की टर्म में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो रेट होगी वो क्या होगी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हुआ? ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें पता है कि जब हमने T1 टाइम पे देखा, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी वो लो थी, यानी P1 थी। पर आपने जैसे ही इसको T2 टाइम पे देखा, ठीक है, ये अपने को T2 टाइम दिए, तो इस टाइम जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या मिली, P2 मिली। ठीक है। तो इसकी टर्म में अगर आप रेट निकालोगे तो हमें पता है क्या होगी, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो मतलब ये जो आपको स्लोप मिल रही है, ठीक है, ये किसकी इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, चाहे वो किसकी टर्म में हो, रिएक्टेंट की टर्म में हो, चाहे वो प्रोडक्ट की टर्म में हो। ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट की टर्म में देख रहे हो तो वो क्या होगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट के इक्वल होगी। ठीक है। मैथ के स्टूडेंट हो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है क्या होगा, क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, परपेंडिकुलर बाई बेस ले रहे हैं ना, कंसंट्रेशन बाई टाइम। ठीक है। तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, किसके रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में, पॉजिटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर रिएक्टेंट की टर्म में देखेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ये क्या होगी, नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। समझ में आया? ठीक है। तो आपसे ऑप्शनल किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो मैंने वो सभी क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे क्लियर करवाया। और फिर यहाँ पे ये भी कहता है कि हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, पूरी रिएक्शन के अंदर कांस्टेंट नहीं रहती। वो क्या है, हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो साथ के साथ मतलब रेट के अंदर भी क्या मिलेगा आपको, डिफरेंस मिलेगा। तो जो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो ना, वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, हमेशा वो होगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे पूछ ले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो आप सीधा बोलोगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप कह सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन एवरेज टाइम टेकन। ठीक है। तो वो क्या होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि एक्चुअली आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि इतनी कंसंट्रेशन से इतनी कंसंट्रेशन में जो रेट रही है, ठीक है, वो कितनी रही है, क्योंकि आप उसकी एवरेज ही कैलकुलेट करते हो। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद जो देखो अपने को इसने जो दिया है वो दिया है एक इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेनियस मीन्स जो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर हो रही है, वेरी फर्स्ट रिएक्शन के केस में। अब वेरी फर्स्ट रिएक्शन अगर आप देखते हो तो आपने पीछे पढ़ा कि कुछ रिएक्शन स्लो रेट से होती है, कुछ फास्ट से होती है और कुछ वेरी फर्स्ट से होती है ना। तो इस टाइम में आपने देखा तो जो वेरी फर्स्ट रिएक्शन होती है अगर आप उसमें देखोगे तो वो कैसे होती है भाई, क्योंकि वो हमें ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड के केस में मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कोई बॉन्ड डिसोसिएशन वगैरह नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे वो इजीली रिएक्शन कर लेंगे, तो इसलिए वो क्या होती है, वेरी फर्स्ट रिएक्शन। तो इसके अंदर देखो जो इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है, इंस्टेनियस, ठीक है, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर इसने बताया है कि जो हमें पता है, अगर आप मान के चलो, क्योंकि इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कोई जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रही है, ठीक है, और किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आएगा, तो वो क्या आएगा, मामूली सा चेंज आएगा। ठीक है। तो आप मान सकते हो कि जो चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन के अंदर, चेंज इन कंसंट्रेशन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो आप कह सकते हो वो स्मॉल के लिए हम डी को रिप्रेजेंट करते हैं, dx। ठीक है। और जो टाइम होगा वो कितना होगा, इंस्टेंट टाइम, तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, dt से। ठीक है। जो वेरी स्मॉल जो चेंज आता है, तो उसकी टर्म में अगर आप देखोगे तो इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि चेंज इन कंसंट्रेशन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझ में आया?
तो इसको इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद इसने बताया कि अगर आपको जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट अपने को दिया है वो अपने को क्या दे रखा है, गैस दे रखी है। क्या दे रखी है? गैस दे रखी है। ठीक है, तो उसकी टर्म में अगर अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो हमें क्या मिलेगी, यूनिट जो मिलेगी वो तो हमें फिर गैस की फॉर्म में मिलेगी। यूनिट क्या मिलेगी, एटमॉस्फेरिक के रूप में मिलेगी। एटमॉस्फेरिक पर जो सेकंड है, पर मिनट है। ठीक है, और गैस किस में होती है, वॉल्यूम में होती है ना, एटमॉस्फेरिक लीटर पर सेकंड पर मिनट। ठीक है, तो हमें पता है, हमने इक्वेशन पढ़ी है PV इक्वल टू nRT, पढ़ी है ना। ठीक है, तो हमें पता है कि इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, P/RT किसके इक्वल मिल जाएगा, N/V के। जो ये N/V है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इसको इस तरह कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करके क्या निकाल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, तो हमें पता है ये P है, ये पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी गैस का। ठीक है, तो उसके गैस के अंदर हम क्या लेंगे, उसके जितने नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दें किससे, टोटल नंबर ऑफ मोल से, जिससे क्या मिलेगा अपने को, मोल फ्रैक्शन मिल गया ना यहाँ से। ये किसका फार्मूला है, मोल फ्रैक्शन का, इनटू क्या होगा, टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये फार्मूला जो आपको पार्शियल प्रेशर की इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब इनको समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दी है वो यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल दी है जिससे आप रेट ऑफ रिएक्शन यानी न्यूमेरिकली किस तरह कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो वो फार्मूला आप समझो, एक फार्मूले से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, किसका, अमोनिया फॉर्मेशन का। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, अमोनिया बनती है ना, उसकी रिएक्शन। ठीक है, अगर इसकी टर्म में आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखना चाहते हो तो देखो कैसे निकलेगी। तो ये अपने को क्या दिए हैं, रिएक्टेंट दिए हैं, और ये क्या दिए हैं, प्रोडक्ट दिए हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्या निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट की टर्म में अगर हम लिखेंगे तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसकी टर्म में देखूं तो इसके आगे कुछ भी नहीं दिया, मतलब कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखा आगे, तो हम सीधा क्या लिखेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर रिएक्टेंट है तो इसका मतलब माइनस में आएगी। फिर अगर आपसे कह दे कि हाइड्रोजन की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो जितने इसके आगे लगे हैं ना, पहले तो आप माइनस में लिखोगे। ठीक है, फिर जितने आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए हैं उनको डिवाइड कर दोगे। समझ में आया? ठीक है, फिर आप क्या लिखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फिर अगर आपको प्रोडक्ट की टर्म में पूछे तो हमें पता है प्रोडक्ट में 1/2, फिर जो आपको दिया है अमोनिया के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? ये तो थी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपको निकालनी है कि किस रेट से हाइड्रोजन की डिसअपीयरेंस हो रही है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन इधर जाके अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है ना, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके। तो आप उसको कैसे निकालोगे, जो आपको दी है ओनली हाइड्रोजन, उसी को ही आप लेके चलोगे। रिएक्टेंट है तो माइनस में चलोगे।
समझ में आ गया? ठीक है। अगर आपसे कह दे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालो, इसने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का है। समझ में आई बात? तो आप क्या लोगे? ओनली अमोनिया को ही लेके चलोगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स पे कोई ध्यान नहीं देना है। ठीक है। इसी तरह आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसकी आ सकती थी? नाइट्रोजन का पूछा जा सकता है। तो आप ये मत सोचना कि इसके आगे तो नंबर ऑफ मोल है ही नहीं, तो आपका क्या लेता है? आपको जो गिवन है उसको लिखो। मतलब जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया होगी वो किसके सिमिलर होगी? रेट ऑफ रिएक्शन की। क्योंकि यहाँ पे कोई आपको ओनली 1 मोल दिया, 2 दिया होता तो हम यहाँ पे उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर हो गया? ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। कोई डाउट किसी को? ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, अभी हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। अब हम पढ़ेंगे उस रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये किस पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं? नंबर फर्स्ट है जो अपने को दिया है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। एक एक बात ध्यान रखने वाली है। तो यहाँ पे इसने बताया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की नेचर पे भी डिपेंड करती है। कुछ एक रिएक्टेंट जो होते हैं ना वो स्पीडली रिएक्ट करते हैं, फर्स्टली रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ स्लोली रिएक्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे इसने एग्जांपल दिया कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और इसी तरह कार्बन मोनो जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। दोनों सेम से दिख रहे हैं, पर ये रिएक्शन जो होती है ना वो वेरी फास्ट होती है, जबकि ये क्या होती है? स्लो होती है। क्यों होती है? तो ये हमें पता है, ड्यू टू डिफरेंस इन, किसके अंदर डिफरेंस होगा? डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या होगा? डिफरेंस होने के कारण इनकी जो रेट होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है। ऊपर वाले की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी हाई है, तो वो फर्स्टली रिएक्ट करेगा, जबकि इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी लो है, तो ये स्लोली रिएक्ट करेगा। क्लियर? सेकंड फैक्टर जो अपने को दिया है वो दिया है टेम्परेचर। क्या दिया है? टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसने बताया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो वैसे वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है। ये कह रहा है कि अगर आप क्या कर देते हो 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल हो जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो आर्हेनियस इक्वेशन में दिया है। ठीक है। वहाँ आपको जाके ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। समझ में आया? तो वो फर्स्टली क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। कुछ एक रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, तो उस टाइम क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है। थर्ड यहाँ पे अपने को दी है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का इसने बताया कि जैसे जैसे क्या होगी, जो कंसंट्रेशन अगर आप क्या करते हो? इंक्रीज करते हो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होंगी। क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? फर्स्ट होगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो होंगे। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फोर्थ जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है सरफेस एरिया। क्या दिया है? सरफेस एरिया। तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आप कोई भी जो रिएक्टेंट्स को क्या करते हो? पाउडर फॉर्म में लेते हो, यानी पार्टिकल को स्मॉल साइज में तोड़ लेते हो उनको,
तो वो फर्स्टली रिएक्ट करेंगे लार्ज वंस की कंपेयर में। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, जितने स्मॉल साइज़ के होंगे उतना ही ज़्यादा उनका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। और जितना ही ज़्यादा जो सरफेस एरिया अगर होगा तो हम कह सकते हैं, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आपको कोई कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है या क्विकलाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई पीस दिया है, आप एक उसका बड़ा पीस वाटर में डालोगे तो वो टाइम लेगा। अगर उसी को ही आप पाउडर फॉर्म में डालोगे तो बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फर्स्टली रिएक्ट करेगा। उसके बाद इसने दिया अपने को फिफ्थ फैक्टर, वो दिया है हम फोटोकेमिकल, लास्ट लेंगे कैटलिस्ट, उसमें हम समझेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है कि कुछ एक ऐसी रिएक्शंस होती है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, जो रिएक्शन क्या हो, लाइट की प्रेजेंस में हो। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, वो क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो आपस में रिएक्ट करते हैं, HCl बनाते हैं, वो भी क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो मतलब लाइट की प्रेजेंस के अंदर ही ये रिएक्शन होगी, वैसे ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक है, तो जो लास्ट फैक्टर है वो अपने को दिया है क्या, कैटलिस्ट। क्या दिया है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, बिना खुद उस रिएक्शन के अंदर कोई केमिकल चेंज किए हुए, तो उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, हमने कई टाइप की रिएक्शन देखी है जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो अब हम इस कैटलिस्ट का इफेक्ट देखेंगे कि ये किस तरह केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट डालेगा। ठीक है, आपकी बुक्स में थोड़ा दिए। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज कैटलिस्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन विद डायग्राम। ठीक है, तो ये बुक में इतना नहीं दिया हुआ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हम दो टाइप की यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लेके चल रही हैं। आपने पढ़ी होगी, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इन दोनों के केसेस में आपने स्टडी करना है इसको। ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली पूछ सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में शो करो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे अपने को एनर्जी दे रखी है, चाहे आप उसको पोटेंशियल एनर्जी लिखो। ठीक है, क्या दे रखी है, सीधा एनर्जी भी लिख सकते हो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर इसने बताया, तो ये अपने को दे रखा है क्या, रिएक्टेंट। क्या दे रखा है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है कोई रिएक्टेंट। ठीक है, ये कह रहा है रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनेगा। तो आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ठीक है, ये रिएक्शन जब प्रोसीड करेगी तो एक यहाँ पे एक बैरियर होता है, एनर्जी बैरियर। उस बैरियर से जब रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ जाएगी या उस बैरियर को क्रॉस करेगी, तभी रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो इसके मतलब ये है कि इसको कितनी एनर्जी चाहिए, ये जो एनर्जी है ना, जो इसको चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये तो खुद की एनर्जी है जो रिएक्टेंट की इसको दी हुई है, एक्चुअल एनर्जी, और ये आपने जो एनर्जी रिएक्टेंट को सप्लाई की ताकि उसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाए, तो ये जो टोटल एनर्जी होती है ना, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे,
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड, द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज नाउन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप जितनी रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस एनर्जी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये है विदाउट कैटलिस्ट। क्या है? विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, बाद में इसने कहा जैसे ही मैंने इसमें कैटलिस्ट ऐड किया तो उसने क्या कर दी, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, लो कर दिया। समझ में आई बात? तो कैटलिस्ट का रोल समझ में आया कि कैटलिस्ट क्या करते हैं। कैटलिस्ट क्या करेंगे? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जिससे क्या है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये था एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो कुछ एनर्जी क्या है हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, तो वो होगी एक्जोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया? ग्राफ बना दोगे एग्जाम में आ गया तो। इसी तरह अपने को क्या दे रखी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए दिया हुआ है। सेम उसी तरह ग्राफ दिया हुआ है। ये तो है विदाउट कैटलिस्ट। क्या है? विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इसमें जैसे ही आपने कैटलिस्ट ऐड किया तो उसने क्या कर दी, एक्टिवेशन एनर्जी लो कर दी। ठीक है, ये क्या है, विद कैटलिस्ट है। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बारे में शायद ही कोई सोचे कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आएंगे। ठीक है, ये इतनी जो इसने एनर्जी क्या की है यहाँ पे, एब्जॉर्ब की है ना, डेल्टा एच, तो एनर्जी एब्जॉर्ब की है तभी रिएक्टेंट से क्या बना है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया कैटलिस्ट का इफेक्ट? कर दोगे अब? तो उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन दिया है। ठीक है, तो उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन। वैसे ये +1 में था लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये है रेट लॉ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, उसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है जो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसने बताया कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपने को दी हुई है। इसके अंदर जो ये स्मॉल a और स्मॉल b जो दी है ना, ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, और जो a और b है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड कर देगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी रेट किसके इक्वल, के रेट कांस्टेंट है और a की पावर a और b की पावर b। ठीक है, बट ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन ने जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में दिया तो वो ये प्रूव नहीं कर पाता कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंप्लीटली क्या है, मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है और उसकी पावर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल दी है। तो
वो उससे मैच नहीं करती। ठीक है, तो उसके बाद आता है रेट लॉ। ठीक है, जो रेट लॉ क्या बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर, ठीक है, रेज टू द पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ए और बी की कंपेयर में अल्फा बीटा का यूज़ किया। ये कहता है कि ये अल्फा और बीटा ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेट लॉ। समझ में आ गया? तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको रेट क्या मिलेगी, के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। तो ये है रेट लॉ। समझ में आया? तो ये जो के अपने को दिया है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? तो जो मेनली हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसकी टर्म में स्टडी करते हैं, रेट लॉ की टर्म में स्टडी करेंगे। समझ में आ गया कि रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हैविंग ए पावर which may or may not be equal to their stoichiometry coefficient। क्लियर है? ठीक है, तो अगर इनमें डिफरेंस आ जाए, एग्जाम में आया 2 मार्क्स का डिफरेंस, रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, एक एक इनकी डेफिनेशन और ये एक्सप्रेशन लिखना, बस 2 मार्क्स का ही आता है, ज़्यादा नहीं लिखना। क्लियर हुआ? उसके बाद जो अपना मेन पॉइंट है वो है रेट कांस्टेंट। क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि रेट कांस्टेंट को डिफाइन करो तो कर दोगे? अगर मैं क्या करूं, ए और बी, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन किसके इक्वल ले लूँ, 1 के। ठीक है, तो जो रेट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेट कांस्टेंट के। तो इससे हम क्या बना लेंगे, इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। ठीक है, तो इसने कहा है रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन when molar concentration of reactant is taken as unity। समझ में आया कि जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी जब आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके इक्वल ली है, 1 मोलर की। क्लियर हो गया? तो इसके करेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर रेट कांस्टेंट के। ठीक है, आया ये क्वेश्चन। तो रेट कांस्टेंट हमें किसके बारे में बताता है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन देगा। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। समझ में आया? ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। ठीक है, यानी जो रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ऑन टेम्परेचर। कौन डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट डिपेंड करेगा। ठीक है, और कोई भी जो पार्टिकुलर रिएक्शन है उस पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, मतलब फिक्स होती है। ठीक है, फिर अगर आप इसमें देखो तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करो या कंसंट्रेशन की अकेले बात करो तो कंसंट्रेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा किस पे, ऑन रेट कांस्टेंट। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है किसके ऊपर, रेट कांस्टेंट पे। ठीक है, और इसकी जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, यूनिट हम किससे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि आपको जो रिएक्शन दी है उसका ऑर्डर क्या है, उसी के बेस पे क्या हम निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे किसकी, रेट कांस्टेंट की। तो देखो यहीं से हम यूनिट निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो हमें क्या दे रखी है, देखो रेट दे रखी है। ठीक है, पर अभी हमें क्या पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ना है। अभी आपने ये फार्मूला पढ़ा है इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको पहले समझा के चलता हूँ। तो रेट कांस्टेंट के किसके इक्वल हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाई जो ये आपको रिएक्टेंट की क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन।
क्या ले लें हम यहाँ कंसंट्रेशन ले सकते हैं ना। रेट की यूनिट क्या होती है, क्या होती है भाई, कंसंट्रेशन ही होती है ना, ठीक है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। हमें पता नहीं यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा लिया, एन लगा लिया, ठीक है। और ये अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम होती है ना रेट की, ठीक है। और नीचे क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन। पर ये तो फिक्स है ना, रेट तो हमें पता है, इसकी कंसंट्रेशन, इनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता नहीं है। समझ में आई बात, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का हमें पता नहीं है, रेट तो हमें पता हो कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसकी यूनिट क्या है, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, यही फार्मूला अपने को काम आएगा। क्लियर है। तो अब देखो पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इसने बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। जो कंसंट्रेशन जो है टर्म, उनकी जो पावर है कौन सी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कुछ भी हो सकता था, जितने रिएक्टेंट अपने को दिए, ठीक है। तो उनका जो क्या होगी, सम होगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टर्म्स इन रेट लॉ, जो आपको रेट लॉ दिए, इसलिए मैंने ये साफ नहीं किया, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालोगे, हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस जितनी आपको दे रखी। क्लियर होगा, ठीक है। तो यहीं से हम क्या निकालेंगे, अब यूनिट निकालेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको दिए है, कौन सी, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। आपके एग्जाम में ओनली फर्स्ट ऑर्डर तक ही आएगी, ठीक है, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे दिया हो कि अगर अल्फा और बीटा का जो सम है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, अगर आपको रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, इसी फार्मूले का यूज़ करोगे। इसको अगर आप अरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/टाइम, कंसंट्रेशन एक ऊपर है, बाकी n नीचे है, तो एक नीचे जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना। समझ में आया, जो कंसंट्रेशन है उसकी जो पावर है उसमें से एक क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता है, क्या पता है भाई आपको, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो अगर टाइम को हम सेकंड में लेके चलें, ठीक है, किस में लेके चले, सेकंड में, और कंसंट्रेशन को आप किस में लेके चलते हो, मोल पर लीटर में, ठीक है। और उसकी पावर कितनी आ गई, n-1। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे, ठीक है। तो जैसे इसको अरेंज करोगे तो ऊपर जाके ये किस में हो जाएगी, अगर इसी को या आप अरेंज करो, ठीक है, उसको ना करो चाहे इसको कर लो, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन जो टर्म आपको दी है 1 माइनस ये n-1 दिया, तो ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस n हो जाएगी। और जो टाइम है अगर आपको सेकंड में दिया है तो आप पर सेकंड लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें n की वैल्यू पुट करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी n अपने को दी है। अगर आप यहाँ पे जीरो फिल करते हो, क्या करते हो, जीरो फिल, तो हमें पता है कंसंट्रेशन को हम किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर में, ठीक है। और 1 माइनस n और पर सेकेंड, तो 1 में से 0 गया, 1 ही रहेगा, तो मतलब यूनिट क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी ना, जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर। अगर यहाँ पे आप 1 लिख लेते हो तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
तो ओनली टाइम का यूनिट आएगी, पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे आप 2 लिख लो तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, तो -1 पावर बन गई ना इसकी, तो पर मोल लीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। 3 लिख लिया तो -2 पावर हो जाएगी पर मोल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगी, लीटर और पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो फार्मूला है ना, ज़्यादा कहानी याद नहीं रख सकते, तो इतना ज़रूर याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, क्या, जैसे आपको क्या दे रखी है, 0 ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। वैसे आपने देखना है अभी तक आया नहीं है, तो ये क्या, एक 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, तो ये इसमें होता है। और इसी तरह अपने को क्या दिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दी है, ठीक है, तो ये अपने को एग्जाम्पल दिए, कर लोगे। अगर ये प्रेशर में होता तो बस एटमॉस्फेरिक लगा देते, क्या लगा देते, एटमॉस्फेरिक का यूज़ करते, और कुछ ही नहीं करना था यहाँ पे। हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक पर सेकंड, एटमॉस्फेरिक, वहाँ पे शायद हमने लीटर का यूज़ किया था, वो नहीं आएगा, सीधा एटमॉस्फेरिक आएगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक सीधा आ जाएगा ना, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे सीधा आ जाएगा पर सेकंड, वहाँ पे पर आ गया, इस तरह आप कर लोगे इसको। आगे देखो, नेक्स्ट अपने को क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो दी है अपने को, क्या दी है, मॉलिक्यूलरिटी दी है ना, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक ही पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलरिटी आज, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पता है मेरे को सारे बोर हो जाते हैं। देखो मॉलिक्यूलरिटी है ना, ये 2 मिनट का ही कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो इसका जो कंसेप्ट है ना, वो दिया गया था कोलिजन थ्योरी के बेस के ऊपर, ठीक है। कोलिजन थ्योरी क्या बताती है कि जब भी कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल है ना, वो आपस में कोलाइड करेंगे, वो आपस में इकट्ठे होंगे, कोलाइड करेंगे, और आपस में कंबाइन होके एक उनमें केमिकल चेंज होगा, और उसी केमिकल चेंज के रिजल्ट ही क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी हमें क्या बताती है कि कितने नंबर ऑफ एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो आपस में कंबाइन होके एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, और उससे क्या मिल रहा है, अपने को प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो अपने को दी हुई है कि द नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल दैट आर साइमल्टेनियसली कोलाइड विद वन अनदर रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नाउन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसने अपने को एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में अपने को जो सिंपल दिया है कि ये एक रिएक्शन है O2F2 का डीकम्पोजिशन, ये डिसोसिएट हो रहा है, किसमें डिसोसिएट होगा, O2 + F2। तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो जब सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो यानी ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी यूनिमोलिकुलर, क्या होगी, ठीक है। फिर आगे इसने दिया है, ये अपने को 2HI दे रखा है, ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो इसके अंदर हम कितने मॉलिक्यूल देख रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल देख रहे हैं जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह जो अपने को नेक्स्ट रिएक्शन दी है उसमें अपने को दिया है कि 2NO + O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, NO2 प्लस नहीं क्या बनाएगा, 2NO2, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं टोटल 3 मोल दे रखे हैं, 2 और 1,
तो इसमें 3 मॉलिक्यूल, 1 ये हो गए टोटल 3, तो मतलब इसको बोलेंगे टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, पर ये जो कंसेप्ट है ना, ये किन रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा? ये होगा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। किसके लिए? अब बात आती है एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। किसमें? सिंगल स्टेप। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, बट अगर आप बात करो किसकी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। ठीक है, क्या दे रखी हो आपको? कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होगी? जिसमें क्या होगी? लार्ज नंबर ऑफ क्या होगी? एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। ठीक है, ठीक है, तो उन एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर हम बात करें जिसमें क्या लार्ज नंबर ऑफ क्या दे रखी है अपने को? एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, तो वो होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बट उन लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर जो स्लो स्टेप होगा वही क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और उसी स्लो स्टेप पे क्या है? उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करेगी। जैसे अगर आप ऊपर वाला कंसेप्ट लेके चलो तो इसी तरह अपने को ये दे रखा है, देखो 5 ब्रोमाइड आयन, फिर BrO3 नेगेटिव और फिर H पॉजिटिव, और उससे मिल रहे हैं 3, यानी यहाँ पे है 6। ठीक है, 3 Br2 प्लस H2O कुछ मिल रहे हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 5, 6 और 6 12 हो जाएगी। इसका मतलब ये 12 मॉलिक्यूल तो कभी एक साथ रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है कभी भी इतने नंबर में मॉलिक्यूल आपस में एक साथ कभी कोलाइड नहीं होंगे, तो इससे आप उसकी मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इसने कहा कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगी? एलिमेंट्री रिएक्शन जो स्लो रेट से हो रही है, ठीक है, जो स्लो रेट से होगी उसी पे क्या डिपेंड करेगी? मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करेगी, क्योंकि जो स्लो रेट से होगी वही क्या होगी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसका, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो स्लो चलता है उसी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे ये उसकी तरह है, जैसे आपको कह दे कि 2 पर्सन हैं और उनको कह दे 2 किलोमीटर जाना है। ठीक है, और दोनों जब एक साथ पहुंचोगे तभी आपका ये स्टेप कंप्लीट होगा। तो उनमें एक तो वह है जो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है। ठीक है, या आप कह दो एक के पास तो साइकिल है और दूसरा पैदल चल रहा है, तो जो पैदल चल रहा है जब पहुंचेगा तभी उनका टाइम काउंट किया जाएगा, चाहे साइकिल वाला कितनी ही जल्दी ना क्यों पहुंच जाए। ठीक है, तो इसलिए कोई भी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी उसमें जो एलिमेंट्री रिएक्शन स्लो स्टेप से हो रही है उसी पे ही मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करेगी। क्लियर हो गया? तो इसके लिए अपने को एग्जाम्पल दिया है किसका? डीकम्पोजिशन ऑफ जो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिससे क्या मिलता है? 4NO2 प्लस O2 मिले। देखने में ये बाईमोलिकुलर लग रही है पर रियल में ये क्या है? यूनिमोलिकुलर है। क्यों? क्योंकि जब ये टूटेगा तो ये किस में टूटेगा? NO3 और NO2 में टूटेगा। ये जो NO3 और NO2 में टूटेगा, ठीक है, बाद में ये क्या है? किसके साथ रिएक्शन करेगा? N2O5 के साथ। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे? 2NO2 और प्लस में O2। तो ये जो रिएक्शन अपने को दे रखी है ये तो क्या है? फर्स्ट है, और ये क्या है? स्लो है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करती है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया? तो ये थी मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये कभी ज़ीरो नहीं होती, ये क्या होती है? वोल नंबर में होती है। इसमें होगी वोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे होगी ना, ये कभी फ्रैक्शनल होगी। ठीक है, तो आपको आगे जो इसमें पढ़ना है वो है डिफरेंस इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड
मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, जो मॉलिक्यूलरिटी है इसको तो क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। किसके लिए, स्लो स्टेप के लिए। इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। समझ में आया? ये क्या है, हमेशा वोल नंबर होगी, ये जीरो, फ्रैक्शनल और वोल नंबर सभी हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिए हैं, ठीक है, उनका सम होगी ये। ठीक है, हमें पता है ना, चाहे वो एलिमेंट्री रिएक्शन स्लो स्टेप की हो, जबकि ये क्या है, सम ऑफ पावर होगी। पता है ना कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में अपने को दी है, उनकी पावर का जो है वो सम होगी। ठीक है, तो बस 2-3 डिफरेंस जरूर करना, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक है।